तकरीबन 1950 से सन 2014 तक हाँ हाँ। लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत में भारतीय सेनाओं को जानबूझ करके अपना बेसिकली उनको जो आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी वो नहीं दी गई, या फिर जो लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो क्यों नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि मतलब भारतीय सेना को एक हाशिए पे धकेल दिया गया। इसका मतलब मेन कारण क्या, खाली चाइना और कांग्रेस के बीच में जो एक किस्म का जो आपस में करार हुआ वो है, या कुछ अलग ही मतलब राजनीतिक रोटियां सिकती रही हमारे देश में? नहीं विनय, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझकर किया गया, क्योंकि ये आज की तारीख में ये कह देना मतलब एक पॉलिटिकल आरोप होगा ये कहना कि मैं कह दूं जानबूझकर किया गया। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ जानबूझकर किया गया, क्योंकि मेरे पास इस बात को कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ कि बिना प्रमाण के कोई बात कह दूँ। लेकिन जो दिखता है उससे एक बात तो साफ है, वो ये है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, हमने प्राथमिकता नहीं दी, और हमारी सोच नहीं थी। हमारी जो सोच थी वो हम दूरदृष्टि वाले नेता हमारे यहाँ नहीं हुए। अगर पंडित नेहरू ये कह देते हैं कि भाई वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर घास नहीं उगती है वो वहाँ पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसके जाने से, तो मुझे लगता है ये मंशा पे नहीं बल्कि ये आपकी समझ पर सवाल उठाता है। भारत ने जो अपने जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर चीन से लगती जहाँ LAC हैं, जहाँ चीन या तिब्बत से लगती सीमाएं या लद्दाख में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो उसके पीछे एक बड़ी सोच थी। बड़े उसके पीछे कारण ये था कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमको लगता ही नहीं कि हमको इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कहा जो हो रहा है वो चलने दे, हम आँख मूंद करके बैठे रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि चीन जो है इस तरह से आक्रमणकारी हो सकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं, हम चीन ने जो कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम उसके भरोसे बैठ गए। तो ये जो भरोसे पे बैठना है और ये जो नज़रअंदाज करना है, ये हालांकि ये मैं ये ज़रूर कहता हूँ, ये जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जिस तरह से हमने अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए जिस तरह की हमने लापरवाही बरती और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अभी। और ये पहले की बात नहीं, आप देखिए सिर्फ इसमें क्या, इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के जो विचारधारा के जो लोग हैं उनकी सोच पर बहुत हद तक निर्भर रही है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के बुद्धिजीवी, लेफ्ट के नेताओं के ऊपर वो बहुत हद तक निर्भर रही। उसके कारण कांग्रेस में ये मुश्किल हुई। कांग्रेस में देखिए हर तरह के लोग हैं, मैं मानता हूँ कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग आज आपको दिखेंगे जो मतलब हालांकि संख्या उनकी कम हो सकती है, जो हिंदुत्व की बात करने वाले कांग्रेस में ऐसे भी नेता थे। कांग्रेस में ऐसे भी नेता हैं जो एक्सट्रीम में जाकर मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले नेता हैं। तो कांग्रेस में हर तरह के आपको नेता मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो बौद्धिक स्तर है वो ज़्यादातर कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो है वो लेफ्ट से प्रभावित रहते हैं। उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि लेफ्ट जो है वो सीधा चीन का पिट्ठू है। आज भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई देख करके, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हैं, उनका मैं एक डिबेट देख रहा था, उनसे उस डिबेट में एक पैनलिस्ट ने उनसे साफ पूछा कि विवेक जी एक बात बताइए कि सीधी बात बताइए कि चीन जिस तरह से उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है, जिस तरह से उइगर मुसलमान जो हैं चीन उनका उत्पीड़न कर रहा है, उनकी महिलाओं का शोषण कर रहा है, उनको कुरान नहीं पढ़ने देता, उनको दाढ़ी नहीं बढ़ाने देता, उनको अपना रिलीजियस जो उनकी परंपरा है उनका पालन नहीं करने देता, तो आपको लगता नहीं कि चीन जो है मुसलमानों का धार्मिक शोषण कर रहा है? तो विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के लीडर है उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता। उन्होंने कहा कि क्योंकि उइगर मुसलमान और जो मुसलमान है जो चीन कर रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कर रहा है। मतलब यही कम्युनिस्ट पार्टी है, यही कम्युनिस्ट लोग हैं। भारत में अगर नागरिकता संशोधन कानून आता है तो वो जिसका भारत के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून आ गया है। भारत में बैठ के ये कम्युनिस्ट ये कहते हैं, लेकिन चीन में जो उइगर मुसलमानों का इतना उत्पीड़न कर रहा है उनको लगता है कि नहीं, चीन कोई उत्पीड़न नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग अतिवादी हैं और वो लोग आतंकवादी हरकतें कर सकते हैं, इसलिए चीन सही कर रहा है। तो ये जो चीन के पिछलग्गू, चीन के पिट्ठू जो लेफ्ट में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता उनसे प्रभावित होते रहे। सियाचिन में क्या हुआ था? सियाचिन में देखिए, सियाचिन को अभी जो रिपोर्ट आई 2010-2012 के आसपास की जो खबर आई है वो ये कि सियाचिन को सरेंडर करने की तैयारी कर ली थी।
सियाचिन एक ऐसा रणनीतिक इलाका है जो जहाँ से भारत को जिस पर भारतीय सेना तैनात है और जिससे भारत को एक रणनीतिक पुश मिलता है। भारत जो है सामरिक दृष्टि से मजबूत होता है क्योंकि सियाचिन पर हम बैठे हैं। अब इसी सियाचिन से सारे भारतीय सैनिकों को निकालने की तैयारी हो गई थी। और ये तैयारी कैसे हुई थी? क्योंकि जो सोनिया जी की जो एक काउंसिल उन्होंने बना रखी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, सोनिया जी ने एक NGOs टाइप उन्होंने जो एक UPA की एक सोनिया जी ने एक अपनी पूरी चौकड़ी बना रखी थी जिसमें हर्ष मंदार और ऐसे जितने सारे लेफ्ट के लोग हैं वो सलाहकार समिति एक बना रखी थी। तो वो उसने दरअसल इस बात को जोर दिया कि सियाचिन में हम लोग बैठे हैं, क्या फ़ायदा, हम इतना पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या फ़ायदा वहाँ पे भारतीय जो सैनिक हैं वो इतना वहाँ पर उनको जो है इतनी मुश्किल हालात में रहना पड़ता है। तो उन्होंने इस गुपचुप जो है तैयारी कर ली थी पाकिस्तान के साथ मिल करके कि हम इसको शांति का पर्वत घोषित कर देते हैं और उस पर कोई भी सैनिक नहीं रहेगा और भारतीय सैनिक वहाँ से वापस बुला लिए जाएंगे। अब ये लगभग तैयारी हो गई थी कि इस तरह का कदम उठा लिया जाए। अब आप 2010 के अखबारों में पढ़ेंगे, आपको इस तरह के बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय सेना ने उस वक्त फुट डाउन किया। सेना ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, इससे हमें बहुत सामरिक नुकसान होगा और इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। आप ये सोचिए कि आप पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप चीन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप सियाचिन छोड़ देते और ये कह देते, पाकिस्तान से करार कर लेते, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान छोड़ देता? आज सियाचिन पर पाकिस्तान बैठा हो, उसने वहाँ सैनिक भेज दिए होते। जिसने करगिल में जिस तरह से धोखेबाजी करी थी, अपने आतंकवादियों के वेश में अपने सैनिक भेज दिए थे, तो वो वही काम उस वक्त करता पाकिस्तान करता। तो इस तरह के अब ये जो पूरी थॉट थी, ये कहाँ से आई? ये थॉट को जनरेट किसने किया? कुछ वामपंथी टाइप के हर्ष मंदार और ऐसे कुछ लोग जो सोनिया गांधी की सलाहकार समिति में उनके साथ बैठते थे, उन्होंने सोनिया जी को पंप करना शुरू किया कि नहीं देखिए जी, ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसको शांति का पर्वत हम घोषित कर देते हैं और यहाँ से और उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और साथ साथ हमारी जो सोच है कि देश को मजबूत बनाना पड़ेगा। हम शांति की बात करते रहे। नेहरू जी तो उस वक्त आप इतिहास पढ़ेंगे आज़ादी के बाद, नेहरू जी तो ये चाहते थे कि भारत में सेना ही ना हो। उन्होंने तो इस तरह की कॉन्सेप्ट की कल्पना की थी कि भाई भारत में सेना की कोई ज़रूरत नहीं, हम ना किसी पर युद्ध कर रहे हैं, ना हमें कोई ज़रूरत है। वो तो सरदार पटेल थे जिन्होंने कहा नहीं, बिना सेना के कोई देश होता है क्या? तो सरदार पटेल ने भी उस वक्त फुट डाउन किया और उसके कारण भारत को इतनी आज बलशाली सेना मिली। आप सोचिए, बिना सेना के होते तो पाकिस्तान और चीन आज हमको नक्शे से मिटा चुके होते। तो इस तरह की जो सोच थी, ये सोच क्या थी? ये सोच ये थी कि नहीं जी, हम तो किसी पर हमला करते नहीं हैं, हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं और हमें किसी की सेना की ज़रूरत नहीं है, हमारा किसी से भला क्या टकराव होगा। तो ये जो सोच है ना, ये अपने आप में सोच बड़ी विचित्र सी सोच है और बड़ी ही मतलब मैं कहूँगा घातक सोच है। तो ये सोच जो है, इसके कारण हमें ऐसा हुआ कि हमने अब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं डेवलप किया। चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, चाहे लद्दाख की बात कीजिए, चाहे आप बाकी तमाम इलाकों की बात करें। लेकिन अब जो है भारत जिस तरह से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चीन की पीड़ा हुई है, चीन का दर्द हुई है, चीन को तकलीफ इसी बात की हो रही है। सबसे पहले आपको सब धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को दिया और इतने डिटेल में हमें चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर रोशनी डाली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ एक बार अपना हाई कह दीजिए और साथ में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। जो तमाम भारत इंडिया टाइम्स से जुड़े जो दर्शक हैं और जो नहीं भी जुड़े, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं आज पहली बार विनी से मिला और विनी का जज्बा देखकर मुझे, जो भारत इंडिया टाइम्स जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सिर्फ अपने देश प्रेम को लेकर के और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने को लेकर के इन्होंने यूट्यूब शुरू किया ताकि लोगों को सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे जुड़े और आप ये जो भारत इंडिया टाइम्स चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और भारी मात्रा में आप इसके साथ जुड़ें। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।